हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिलते क्लासेस पर। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी लेकर के आई हूँ जनरल स्टडीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। चलिए चर्चा करेंगे यहाँ पर हम जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। तो चलिए, और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए तो शुरू करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो अभी हाल ही में जो है केंद्रीय जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र मैंने पूछा है। चलिए, आपके पास कुछ सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि खूंटी झारखंड में पड़ता है, यानी कि खूंटी। झारखंड से है ये, यानी कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री निर्वाचन क्षेत्र इनका खूंटी झारखंड से। चलिए आगे बात करती हूँ मैंने, तो ये कौन है? यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो है यानी कि इसके यहाँ, और यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये। और कहाँ से हैं ये पोखरियाल? तो रमेश पोखरियाल निशंक कहाँ से हैं? ये हैं हरिद्वार से, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बात करती हूँ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो इनकी बात करें तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। जैसे ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो है यानी कि किस मिनिस्ट्री पद पर कौन मिनिस्टर है। तो यानी कि किसी भी मिनिस्टर को याद करने से पहले हमें उसका मिनिस्ट्री पद, सबसे पहले उसके नाम से पहले उसके पद का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं बात करूँ कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इस तरीके से हमें सारे मिनिस्टर के जो है मिनिस्ट्री पद जो है हमें याद रहेंगे। चलिए, तो कहाँ से ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे? तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। कहाँ से हैं? ये है चंदौली, चंदौली पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ से हैं? चंदौली से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की मैं बात करूँ तो ये पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो हमें गिरिराज सिंह का नाम कैसे लेना है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह। कहाँ से ये हैं? यानी कि आपके बेगूसराय पड़ता है, बेगूसराय पड़ता है आपका बिहार में, यानी कि ये हैं बेगूसराय, यानी कि बिहार से गिरिराज सिंह। चलिए आगे बात करती हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है डैश डैश में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा है ये कहाँ पर अवस्थित है। चलिए, कुछ सेकंड का समय है आपके पास। जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वियना। सही आंसर है यहाँ पर कि ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है यहाँ पर, ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे चर्चा करती हूँ इस पर। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ऊपर मैं बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि मैंने बात करी यूएनओ की, तो ये जो है यानी कि एक यूएनओ का एक संगठन है। यूएनओ की मैं बात करूँ तो यूएनओ के बहुत सारे संगठन हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल पर जितने भी संगठन हैं ज़्यादातर यूएनओ से मिले होते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना यानी कि इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अच्छा, इसके हेड यानी कि मैं बात करूँ इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं नतालिया कनेम। कौन है? नतालिया कनेम इसके प्रमुख हैं। चलिए आगे बात करती हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश और उनकी मुद्रा के बारे में सही है? चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सा देश अपनी मुद्रा के बारे में सही मेल खाता है। वेनेजुएला, क्या यहाँ की मुद्रा मोलिवर है? अल्बानिया, क्या यहाँ की मुद्रा लेव है? अजरबैजान, क्या यहाँ की मुद्रा कॉलोन है? बुल्गारिया, क्या यहाँ की मुद्रा लेक है? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा वेनेजुएला, जिसकी मुद्रा यानी कि बोलारिया है। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस महाद्वीप में पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। कुछ यहाँ पर कंट्री हैं, ठीक है, और उनकी कैपिटल है और उनकी जो है यानी कि करेंसी है। जैसे बुल्गारिया की बात करूँ मैं, तो बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और मुद्रा होती है वहाँ पर जो यूज़ होती है लेव। अजरबैजान की मैंने बात की, अजरबैजान की जो इनकी कैपिटल है बाकू और यहाँ की मुद्रा है मनात। अल्बानिया की बात की है, अल्बानिया की कैपिटल है तिराने और यहाँ की मुद्रा है लेक। वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस है और यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि ये है वेनेजुएला बोलीवर। और कोस्टारिका की बात करिए मैंने, कोस्टारिका, यहाँ की जो यानी कि राजधानी है ये है सैन जॉन एंड यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? कोलोन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि तीस्ता हाइड्रोक्लोरिक
यानी कि तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है प्लांट, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? सही आंसर है इसका, यानी कि यह सिक्किम में है। कहाँ पर है? यह सिक्किम में अवस्थित है। चलिए बात करते हैं तीस्ता नदी विवाद, जैसे आपने सुना भी होगा। तो तीस्ता जो है, तीस्ता कहाँ पर है? कि तीस्ता नदी पड़ती है आपके सिक्किम में, और ये एक जो है जीवन रेखा माना जाता है इसको, और उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य भी है। सो तीस्ता नदी को सिक्किम की एक जीवन रेखा इसलिए माना जाता है बिकॉज सिक्किम की बहुत सारी जनसंख्या इस तीस्ता नदी पर निर्भर करती है। आगे मैं यहाँ पर बात करूँ, यह नदी जो है, यानी कि ये जो नदी है हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है, उसके बाद जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए, ये हिमालय नदियों में आती है आपकी तीस्ता नदी। चलिए आगे बात करती हूँ। आप देख सकते हैं तीस्ता नदी पर जो है कुछ डैम बने हुए हैं, इमेज में देख सकते हैं। सो इस तरीके से, और इसको जो यहाँ से और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, जहाँ पर आके बांग्लादेश में आपके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे बंगाल में आकर के। चलिए, नीचे ये बांग्लादेश है, आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर अखिलेश दास, यानी कि डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम किस शहर में है? तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम के बारे में मैंने पूछा है। जयपुर, पटना, रांची, लखनऊ। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पर कि लखनऊ, यानी कि लखनऊ में है आपका डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम। चलिए आगे मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करती हूँ। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम के बारे में मैं बात करूँ तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम जो है ये एक बहुउद्देश्य स्टेडियम है, यानी कि इस स्टेडियम का एक ही उद्देश्य नहीं है, यानी कि खेल या फिर एक उद्देश्य नहीं, यानी कि ये जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए काम कर रहा है। मतलब कि ये जो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम जो है ये बहुउद्देश्य स्टेडियम है, जिसका उपयोग ज़्यादातर क्रिकेट और यानी कि फुटबॉल के लिए किया जाता है। मतलब एक ही उद्देश्य के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। अब ये पूछने वाला ये प्रश्न है कि ये जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। और ये पूछने वाला है कि इसका जो है इसका ज़्यादातर यानी कि जो लखनऊ बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के परिसर में भी है, स्थित है। आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर पुलेला गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। डैश डैश के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। मतलब इनके बाद दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो चलिए 2001 में इन्होंने जीती थी पुलेला गोपीचंद ने। इनके बाद जो है कौन दूसरे व्यक्ति कौन है? प्रकाश पादुकोण, गीत सेठी, पारुपल्ली कश्यप या सैयद मोदी। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? प्रकाश पादुकोण जो है, यानी कि यहाँ पर पुलेला गोपीचंद 2001 में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, और प्रकाश पादुकोण के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर पुलेला गोपीचंद के बारे में। तो पुलेला गोपीचंद जो है, यानी कि पुलेला गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, और प्रकाश पादुकोण के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे व्यक्ति ये बने हैं। चलिए आगे यहाँ पर मैं बात करती हूँ। पुलेला गोपीचंद एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और वर्तमान में वह भारतीय बैडमिंटन टीम के लिए मुख्य राष्ट्रीय कोच भी हैं। ध्यान में रखना है कि वर्तमान में बैडमिंटन टीम के लिए मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? तो पुलेला गोपीचंद ही हैं। इन्होंने जो है यानी कि 1999 में अर्जुन पुरस्कार, और 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 2014 में एक पद्म विभूषण यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया है। कुल मिलाकर के इन्हें 4 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसलिए ये हाईलाइट रहते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं यहाँ पर प्रकाश पादुकोण को लेकर के। तो प्रकाश पादुकोण जो है, इनके प्रकाश पादुकोण एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पहले के। आगे मैं बात करूं, इन्होंने जो है 1980 में उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान भी दिया गया था, और उसी वर्ष जो है वह ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे, इसलिए ये हाईलाइट रहे। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। इन्होंने 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1982 में पद्मश्री से इनको जो है यानी कि 2 पुरस्कार इन्हें मिले हैं। एक पद्मश्री मिला है 1982 में, और अर्जुन पुरस्कार मिला है 1972 में। 2 पुरस्कार मिले इन्हें। और चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत मार्च डैश डैश तक हाई स्पीड यानी कि ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। तो भाई कब तक जो है भारत की सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत मार्च तक जो है
यानी कि मार्च तक कौन से साल तक जो है इनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तक जोड़ा जाएगा? 2020, 2021, 2022 या 2024? राइट आंसर होगा 2020 तक, इनको जो है मार्च 2020 तक जोड़ दिया गया है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर, यानी कि भारत नेट परियोजना क्या है? तो भारत नेट परियोजना की मैं बात करती हूँ। भारत की सभी ग्राम पंचायतें भारत नेट परियोजना के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से मार्च 2020 तक जुड़ जाएंगी, यानी कि जुड़ चुकी हैं। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर, भारत सरकार की एक पहल है जो देश के लगभग यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें यानी कि 100 Mbps ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है। आगे बात करूं इसका लक्ष्य क्या है, यानी कि इसका लक्ष्य भारत के सभी घरों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2 से यानी कि 20 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका लक्ष्य रहेगा। आगे बात करती हूँ, यह परियोजना मूल रूप से 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी कि बात करें NOFN के रूप में जो है शुरू हुई। 2015 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, यानी कि इसका नाम भारत नेट कर दिया गया था। और इसके आगे मैं बात करूँ, ये परियोजना जो है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, यानी कि VBSNL द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहक यानी कि SPV के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बोइंग एरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बोइंग एरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, शंघाई, शिकागो या फिर लंदन? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि शिकागो में जो है आपका बोइंग एरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय है। कहाँ पर है? शिकागो में। चलिए मैं बात करती हूँ यहाँ पर बोइंग कंपनी के बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो आप देखेंगे बोइंग कंपनी एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज या फिर मैं बात करूँ रोटरक्राफ्ट, रॉकेट या उपग्रह और मिसाइलों की यह डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। तो कहाँ की कंपनी है ये कुल मिला करके, यानी कि जो भी हमारे यानी कि उपग्रह हैं, रॉकेट हैं या फिर मिसाइलें हैं, हवाई जहाज हैं, इन सब के डिजाइन और बिक्री के लिए कहाँ की कंपनी है? बोइंग कंपनी। ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है जो दुनिया में ये सारी चीज़ें जो है यानी कि प्रोवाइड करवाती है। चलिए आगे मैं बात करूँ इसकी, बोइंग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई है। सो बोइंग कंपनी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 को। विलियम बोइंग ने जो है यानी कि सिएटल वॉशिंगटन में जो है इसकी स्थापना की थी। चलिए इसके मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? इसका मुख्यालय है यानी कि शिकागो, इलिनॉइस, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? यानी कि डेनिस मुइलनवर्क्स जो है इसके सीईओ हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करती हूँ, 20वां सार्क सम्मेलन 2020 में डैश डैश होगा। तो 20वां सार्क सम्मेलन 2020 में कहाँ होगा? श्रीलंका, भारत, मालदीव, बांग्लादेश। राइट आंसर होगा यानी कि श्रीलंका में होगा। 20वां सार्क सम्मेलन 2020 का ये जो होगा यानी कि श्रीलंका में होगा। चलिए यहाँ पर बात करती हूँ मैं 20वां सार्क सम्मेलन के ऊपर बात करती हूँ। तो 20वां सार्क सम्मेलन 2020 ये होगा श्रीलंका के कोलंबो में होगा। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा कि सार्क में कितने देश हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजिली, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न पर, चेराव किस राज्य के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई चेराव जो है यानी कि चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर कि भाई मिजोरम जो है, मिजोरम में किया जाता है चेराव राज्य। चेराव जो है यानी कि चेराव नृत्य जो है ये लोक नृत्य है मिजोरम का। दो नृत्य होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है आपका लोक नृत्य। तो चेराव जो है ये मिजोरम का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं बात करती हूँ यानी कि मिजोरम का लोक नृत्य देखते हैं। तो मिजोरम के लोक नृत्यों में एक तो खल्लम, चल्लम, चामुलगायजोन और छेलम और थंगलाम, जंगालम, चेराव शामिल है। चेराव नृत्य और यानी कि बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, इसको एक बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर बैम्बू पर जो है यानी कि डांस होता है, यानी कि बांस पर यह डांस किया जाता है क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, यह नृत्य जो है मैं बात करूं, यह नृत्य मिजोरम से सबसे रंगीन और विशिष्ट नृत्य में से एक है। आगे मैं यहाँ पर बात करूं क्योंकि इसका माना जाता है कि यह पहली सदी से किया जा रहा नृत्य है चेराव। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर, कौन सा शहर
जिसे बेग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कभी यानी कि गंधार के प्राचीन बौद्ध साम्राज्य की राजधानी था। तो भाई कौन सा शहर ऐसा है जिसको बेग्राम के नाम से जाना जाता है और कभी गंधार के प्राचीन बौद्ध साम्राज्य की भी राजधानी था? कलिंग, पाटलिपुत्र, कन्नौज या फिर पेशावर। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि पेशावर जो था, जिसका बेलग्राम नाम से इसको जाना जाता है, और ये कंधार की जो है पहली यानी कि प्राचीन यानी कि गंधार के नाम के प्राचीन बौद्ध साम्राज्य की ये राजधानी भी रही है पेशावर। चलिए गंधार के बारे में मैं चर्चा करती हूँ। तो गंधार प्राचीन भारत के यानी कि 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपदों को आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आगे इस पर चर्चा करूंगी अपने क्लासेस में। चलिए गंधार के प्राथमिक शहर या फिर पूर्वा पेशावर, तक्षशिला और यानी कि जो है पुष्कलवती, चार रद्दा थे। पेशावर गंधार की राजधानी थी। ध्यान में रखना है कि गंधार की राजधानी क्या थी, पेशावर। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई यहाँ पर जोली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? जोली ग्रांट बहुत लोग जानते हैं कि जोली ग्रांट, ये जो है जोली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात। सही उत्तर है यह कि उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जो है जोली ग्रांट हवाई अड्डा अवस्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर? यानी कि ये जो है आपका ऋषिकेश के आसपास वाले क्षेत्र में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ जोली ग्रांट हवाई अड्डे को लेकर के। तो देहरादून हवाई अड्डा जो है, यानी कि देहरादून हवाई अड्डा को जोली ग्रांट हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और यह जो है एक घरेलू हवाई अड्डा या फिर घरेलू हवाई अड्डा जो देहरादून उत्तराखंड से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यानी कि टाइमलेस लक्ष्मण। टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई मैंने पूछा है टाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? लक्ष्मण शिव रामकृष्ण ने, नरेंद्र मोदी ने, वीपीएस लक्ष्मण ने, आर के लक्ष्मण ने। सही उत्तर है यहाँ पर आर के लक्ष्मण ने जो है यानी कि टाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक लिखी है। चलिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ टाइमलेस लक्ष्मण के बारे में। तो ये जो पुस्तक है टाइमलेस लक्ष्मण, तो ये 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक यानी कि टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया था। और ये जो है कॉफी टेबल बुक प्रसिद्ध जो है यानी कि कॉफी टेबल बुक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण पर आधारित है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? यानी कि रासीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण था। और उनका जन्म यानी कि 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। ध्यान में रखना है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ टाइमलेस लक्ष्मण के बारे में। आर के लक्ष्मण को वर्ष 2 यानी कि 1973 में पद्म विभूषण और 2005 में फिर से यानी कि इनको जो है पद्म विभूषण, इस पद्म भूषण मिला था यहाँ पर पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। यानी कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों सम्मान इनको दिए गए हैं। आगे मैं बात करती हूँ वर्ष 1984 में उन्हें पत्रकारिता, साहित्य व सृजनात्मक संरचना कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया था। यानी कि कुल मिलाकर इन्हें 3 पुरस्कार इन्हें मिले हैं। आगे बात करती हूँ उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुछ, यानी कि द कॉमन मैन, जिसके कारण उन्हें जो है अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। तो ये इनकी जो पुस्तक थी क्या थी? इनकी प्रसिद्ध रचना थी एक द कॉमन मैन। आर के लक्ष्मण की प्रसिद्ध कृतियां यानी कि होटल यानी कि रिवियरा और द मैसेंजर और सर्वेंट ऑफ इंडिया, द टनल ऑफ टाइम्स, इनकी आत्मकथा इत्यादि ये सब शामिल हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक शहर है जो डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। दामोदर, तीस्ता, हुगली या फिर गंगा। तो दार्जिलिंग जो है तीस्ता नदी के किनारे अवस्थित है। जैसे मैंने पूछा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये तीस्ता नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि शौकत महल एक प्रसिद्ध महल है डैश डैश, ये कहाँ पर है? तो भाई ये कहाँ पर है? गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, जैसलमेर। राइट आंसर है कि शौकत महल जो है ये आपका भोपाल में है। यहाँ पर देखते हैं शौकत महल के बारे में बात करते हैं। तो शौकत महल का निर्माण 19 यानी कि 1830 के दशक में भोपाल की पहली महिला शासक सिकंदर जहां बेगम के लिए यानी कि विवाह उपहार के रूप में इनके लिए जो है किया गया था शौकत महल का जो है निर्माण। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि मैल्कम टर्नबुल या फिर स्कॉट मॉरिसन या फिर माइकल मैककॉमरेट या फिर मॉरिस पाइनी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? स्कॉट मॉरिसन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ
सेबेस्टियन बेटल यानी कि स्क्यूडेरिया फेरारी के लिए फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और उनका संबंध किस देश से है? इंग्लैंड, स्पेन, इटली या फिर जर्मनी? सही उत्तर होगा ये कि इनका संबंध जर्मनी से है। तो यहाँ देखते हैं यानी कि आपके जो सेबेस्टियन बेल्टा हैं, सेबेस्टियन बेलेट जो है एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर है जो यानी कि आपके स्क्यूड्रिया या फिर फेरारी के लिए फॉर्मूला 1 में रेस लगाते हैं। आगे मैं बात करूं, वह 4 बार के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन में 2010 या 2013 तक के रेड बुल रेसिंग रास के साथ जो इनके साथ रेसिंग के साथ लगातार खिताब जीत रहे हैं या फिर जीता है इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना स्टाफ के डैश डैश प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भाई कौन से नंबर के हैं एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के स्टाफ के प्रमुख? 24, 25, 26, 27। सही आंसर है 24वें नंबर के हैं ये प्रमुख। चलिए आगे बात करती हूँ। तो एडमिरल करमबीर के बारे में, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं एडमिरल ये जो है यानी कि एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना स्टाफ के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर ये हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पहला मैन ऑफ द पुरस्कार टूर्नामेंट पुरस्कार जो है मिला है? मोहिंद्र अमरनाथ, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या कपिल देव? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मैंने बात की है तो किसको मिला है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए यहाँ पर बात करती हूँ मैन ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह केवल 2 भारतीय हैं जिन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर सचिन पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने यानी कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप यानी कि 1992 में पहली बार जीता था। और उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का। देश और राजधानी के गलत संयोजन की पहचान करें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है। बहरीन गलत संयोजन की यानी कि कौन सा सही नहीं मेल खाता? बहरीन की मनामा है या फिर साइप्रस की निकोसिया है, बरमुडा की हैमिल्टन है? सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है। ये बात गलत है, लेकिन और बाकी सारी चीजें जो हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं कुछ देश और उनकी जो है राजधानी है। यहाँ पर आज के ज्ञान पर बात करेंगे हम। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या होगी? डेनमार्क की राजधानी है यानी कि कोपेनहेगन। इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो। मिस्र की राजधानी है कायरा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और बोलिविया की राजधानी है लापेज। चलिए आगे बात करती हूँ। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। वरुंडी की राजधानी है जुम्बोरा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। और इथोपिया की राजधानी क्या है? यह है अदीश अबाबा। तो गाइस इस क्लास में, इस वीडियो में रखते हैं हम इतना ही, ठीक है। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके।